नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। इस क्लास में हम MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके इकाई 1 में इतिहास का सिलेबस दिया गया है। इसका हमारा ये मॉड्यूल 2 चल रहा है, क्योंकि हमने समस्त सिलेबस को इकाई 1 को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट शब्दावली को देखा, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद, अरण्यक, स्मृति, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम सब पे डिस्कस किया। दोस्तों, प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा जिन्होंने पहली बार हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता पर बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऋग्वैदिक सभ्यता को देखा था। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के इस लेक्चर को जब शुरू किया और ऋग्वैदिक सभ्यता को देखा तो उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट विशेषताओं को कंप्लीट किया। आज उत्तर वैदिक काल की इंपॉर्टेंट विशेषताओं को देखेंगे कि क्या परिवर्तन आए थे ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में। क्लियर। और इन परिवर्तनों का इंपॉर्टेंट कारण क्या रहा, आर्यों ने किस प्रकार से अपनी सभ्यता का विस्तार किया भारत के दूसरे क्षेत्रों में, और उस चीज की जानकारी हमें कहां से मिलती है। साथ ही साथ यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि आर्य जब भारत आए और अपना निवास स्थान बनाया भारतीय बड़े क्षेत्र को, तो यहाँ आने के बाद एक साहित्यिक व्यवस्था में भी बहुत बदलाव देखने को मिला। जहाँ ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था ऋग्वेद के आधार पर चलती थी, वहीं पर हम बाद के समय में देखें तो हमें बाकी के 3 वेद और दूसरे ग्रंथ भी हमें देखने को मिलते हैं। जनरली इसे हम साहित्यिक विस्तार के तौर पर देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में डिटेल में। क्लियर। तो देखें क्या है आज का मुद्दा, वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मैंने बताया था आप लोगों को कि पूरी वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती है और 600 ईसा पूर्व तक चलती है। इसमें जो पहला काल था वो हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक काल, और ये जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ये हम लोग देख चुके हैं। हम आज बात करने वाले हैं दूसरे काल की। क्या नाम है? उत्तर वैदिक काल। अब ये उत्तर वैदिक काल दोस्तों जो है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद वैदिक सभ्यता का दोस्तों हमें अंत दिखाई पड़ता है। ठीक है, वहां से फिर साम्राज्य की स्थापना और बाकी सब चीजों पे आप लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था है, सबसे पहले तो समझिए कि इसका विभाजन करने का कारण क्या रहा। ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था बहुत बेहतर हमें दिखाई पड़ती है। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें, साहित्यिक व्यवस्था की बात करें, सभी चीजें जो हमें देखने को मिली वो अलग मिली। उनकी तुलना में उत्तर वैदिक काल में इन सभी व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, और उस परिवर्तन को रेखांकित करने के लिए ही, बेहतर तरीके से इसका अध्ययन करने के लिए इस पूरे काल को 2 भागों में विभाजित करके हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का यह समय है। अगर इस समय की हम लोग बात कर रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल जो है इसे हम आर्यों की संस्कृति के प्रसार और विकास के काल के तौर पर देखते हैं। इसी काल में आर्यों ने अपना सप्त सिंधु प्रदेश, पंजाब का जो प्रदेश था, वहां से दूसरे प्रदेश की ओर विस्तार करना शुरू किया, मध्य गंगा के मैदान में, और कुछ साक्ष्यों के अनुसार तो नर्मदा तक इनका विस्तार हमें देखने को मिला। तो यहाँ आर्यों का सांस्कृतिक जो व्यवस्था रही उसका दोस्तों प्रसार और विकास का युग देखा जाता है, और कहीं ना कहीं इसे लौह युग का प्रारंभ भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व के आसपास अगर हम देखें तो यहां से हमें लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर लोहे के प्रयोग के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के हैं दोस्तों, उससे पहले के नहीं है, तो यह माना गया कि लोहे की खोज जो है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, हमें उसका प्रयोग करना आ गया था। इसके पहले के समय में ना तो लोहे का कोई औजार मिलता है, ना ही लोहे का कोई हमको सामान ऐसा मिलता है जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता सकें कि हाँ, इसके पहले लोहे के सबूत हैं और लोहे का प्रचलन था। लेकिन अगर कोई पुराने साक्ष्य हमें देखने को मिले भी तो वो कब के मिले? 1000 ईसा पूर्व के, और यहीं से सभी व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस लौह युग को एक हम विभाजक समय के तौर पर भी देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल से हम लौह युग का प्रारंभ कहते हैं, इसे लौह सभ्यता के तौर पर भी देखा जाता है। इसके अलावा इस काल का अध्ययन जो किया गया वो यहाँ चित्रित धूसर मृतभांड जो मिले उनके आधार पर भी किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट सबूत के तौर पर हमें चित्रित धूसर मृतभांड मतलब चित्र बने हुए भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन जो हैं
उनसे भी हम लोगों को इस समय की इंपॉर्टेंट तौर पर साक्ष्य मिलते हैं, जिसके आधार पर इतिहास की रचना करते हैं। बाकी तो हमें लिखित प्रारूप में सभी चीजें मौजूद है। अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो जहां सप्त सैंधव प्रदेश तक, पंजाब के क्षेत्र तक ऋग्वेदिक आर्यों का पहुंच था दोस्तों, वहीं वो उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र तक आ गए। दिल्ली हो, गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, यहां तक इनका विस्तार हो गया। अगर मैं शतपथ ब्राह्मण की बात कर लूं, ब्राह्मण ग्रंथों पर मैंने इस पूरी व्यवस्था पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है इतिहास की, इस प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर ये सारे के सारे चीजें वहां मेंशन है, तो आप उसको वहां देखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे। यहां मैं शॉर्ट में बता रहा हूं थोड़ा कि शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें क्लियर मेंशन है कि उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था रेवा, रेवा मतलब नर्मदा तक, गंडक या सदा नीरा तक फैली हुई थी। अगर इन नदियों के बारे में इनको पता है तो जाहिर सी बात है कि यहां इस सभ्यता का विस्तार था। इसके अलावा मैंने ऋग्वेदिक काल का लेक्चर जब लिया था तो मैंने आपको वहां बताया था कि हमें ऋग्वेदिक काल की, वैदिक युग की लगभग 31 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख था और वो नदी दूर दूर तक विस्तृत थी। अब उन नदियों का उल्लेख मिलना ही इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इस काल तक आर्यों ने अपनी संस्कृति का विस्तार भारत के सुदूरवर्ती अंतरिक्ष क्षेत्रों में कर लिया था। शतपथ ब्राह्मण एक इंपॉर्टेंट साक्ष्य है यहाँ पर, जिसमें नर्मदा तक और गंडक तक इस व्यवस्था का विस्तार देखने को मिला। तो ये भौगोलिक विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है आर्यों का उत्तर वैदिक काल में। अब यहाँ एक और चीज जानिएगा कि यहाँ सामाजिक स्थिति भी जानना है। सामाजिक स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जैसे कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, उसी प्रकार का वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज हमें उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से चार वर्ण ऋग्वेदिक काल के समाज के आधार थे, उसी प्रकार से चार वर्ण उत्तर वैदिक काल में भी सामाजिक व्यवस्था का आधार रहे। परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन ये आया कि यहां राजा शक्तिशाली होता है, वर्ण व्यवस्था जो है वो कठोर हो गई। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई तो कैसी हो गई? ये जन्म आधारित हो गई, आनुवांशिक हो गई। पहले हमने देखा था कि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, उसमें जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये पूरी व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, वंशानुगत हो गई थी। मतलब ये कि अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण ही होंगे, आप किसी और वर्ण में नहीं जा सकते। दूसरी बात, अगर कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय ही रहेगा, कोई अगर वैश्य है तो वो वैश्य ही रहेगा, कोई अगर शूद्र है तो वो शूद्र ही रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें आनुवांशिक वर्ण व्यवस्था, कठोर वर्ण व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। यहां द्विज शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये द्विज शब्द 3 वर्णों के लिए प्रयोग किया गया है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य हैं। इन तीनों वर्णों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका सामान्य अर्थ लगाया जाता है कि ये 2 जन्म लेते थे। तो 2 जन्म लेने वाले जो वर्ण थे वो इन्हें माना गया और शूद्रों को इससे दोस्तों अलग रखा गया था। ठीक है, यहां पर भी हम लोगों को परिवार जो है वो मूल इकाई के तौर पर दिखाई पड़ता है, जैसा कि ऋग्वेदिक काल में था। ऋग्वेदिक काल में भी समाज की जो मूल आधारभूत इकाई थी वो परिवार ही थी, लेकिन परिवार के संरचना में यहां बदलाव देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति दोस्तों ज्यादा उन्नत देखने को मिलती है, क्योंकि लोहे का प्रयोग चालू हुआ। लोहे के प्रयोग से कृषि उपकरण, आधुनिक लोहे के प्रयोग किए जाने लगे थे, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए और लोगों की आय बढ़ी, जिसके चलते यहाँ परिवार जो थे दोस्तों वो हमें बड़े देखने को मिलते हैं। तो संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है वो उत्तर वैदिक काल में ज्यादा विकसित होती दिखाई पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ गोत्र शब्द जो है वो भी ज्यादा प्रचलित हुआ है। ये गोत्र शब्द क्या है? जनरली आप भी शादी की बात हो, किसी का कर्मकांडी विधि विधान किया जाता है तो गोत्र शब्द बार बार सामने आता है कि आपका गोत्र क्या है। ठीक है, तो जो गोत्र है दोस्तों वो शब्द का अर्थ होता है कि वो स्थान था जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। समूचे कुल के गोधन को, एक गांव का पूरे जो गाय है उनको एक जगह पर रखा जाता था। तो परंपरागत जो ऋषि है, जो भी प्रमुख है, उसके नाम पर वो पूरा के पूरा व्यवस्था प्रचलित हो गई बाद में। और गोत्र शब्द यहाँ से पर्टिकुलर समुदाय के लिए चालू था, धीरे धीरे करके इसको वंश से जोड़ दिया गया। आपने इसको वंश से जोड़ दिया आपकी एक सामाजिक स्थिति अलग दर्शाने के लिए। तो गोत्र शब्द जो है दोस्तों वो फेमस हुआ है उत्तर वैदिक काल में,
पर्टिकुलर अपने आप को समाज में एक स्थिति दर्शाने के लिए, अपने समूह को अलग दर्शाने के लिए गोत्र हो गए। और यहाँ पर परंपरा यह विकसित की गई कि सेम गोत्र में कोई विवाह जैसी व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती थी। और ये वर्तमान में देखें तो साइंटिफिक भी है। अगर समान गोत्र में शादी की जाती है दोस्तों, तो जो संतान उत्पन्न होती है उस संतान में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि अयोग्यता होती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संतान अयोग्य होती है। ये साइंटिफिक बात है। तो कहीं ना कहीं उस समय ये बात चलती थी कि एक समान गोत्र में शादी नहीं करवाई जाएगी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्राह्मण की जो व्यवस्था है, ब्राह्मण के सर्वोच्चता की व्यवस्था यहां देखने को मिलती है। यहां पर ब्राह्मणों के द्वारा कई सारे विधि विधान, कर्मकांड, अनुष्ठानों को कहीं ना कहीं प्रारंभ कर दिया गया दोस्तों। और ये एक नकारात्मक व्यवस्था के तौर पर बाद में देखा गया। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का ये युग रहा, कई सारे यज्ञ अनुष्ठान, बाकी सब चीजें प्रारंभ हो गई। तो इन यज्ञ अनुष्ठानों में दोस्तों पशु बलि जो है उसका भी प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। अब पशु बलि जैसी व्यवस्था अगर यहाँ चालू हो गई, तो दूसरी तरफ आपको समझने की जरूरत है कि उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था रही वो पशुपालन आधारित व्यवस्था थी। इकोनॉमी का बेस पशुपालन था। लोग पशुओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ऐसे में पशु बलि जब शुरू हो गई तो पशुओं की बलि होने के कारण उनकी संख्या कम होने लगी। तो कृषि और आदि कामों में पशुओं की संख्या कम पड़ने लगी, जिसके चलते पशु बलि का विरोध भी शुरू हुआ। तो एक प्रकार से यहाँ विरोध का प्रारंभ करने का सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं चलता था। अगर हम उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक समाज था दोस्तों। परिवार का मुखिया पुरुष ऋग्वैदिक काल में भी होता था और उत्तर वैदिक काल में भी परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था। पुरुष प्रधान समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात की थी तो वहां मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखी गई थी, वहां महिलाओं को प्रधानता दी गई थी, लेकिन यहाँ पुरुषों को प्रधानता थी। परिवार का मुखिया, कुल का जो हेड होता था वो पुरुष होता था। लेकिन एक प्रकार की हम लोगों को यहाँ निम्न स्तर गिरता दिखाई पड़ता है। किसकी स्थिति में? शूद्र की स्थिति में और स्त्रियों की स्थिति में। अगर हम देखें तो वैश्यावृत्ति जैसी जो व्यवस्था है ना, यहाँ पर अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात कर लें या इस सिस्टम की हम लोग तुलना हड़प्पा सभ्यता के समय से ही कर लें, यह ध्यान रखिएगा कि पुराने समय से जो वैश्यावृत्ति है उसका प्रचलन तो चल ही रहा था, लेकिन जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे, वो सारे के सारे अधिकार जो हैं वो छिन गए। एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी उनके पास समस्त अधिकार थे, है ना, अधिकार थे। अधिकार का मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि इनके पास आर्थिक हो या राजनीतिक हो या न्याय की बात कर लें तो इन सभी में इनको यहां पर समानता दी जाती थी। लेकिन जब हम इसी चीज को उत्तर वैदिक काल में देखते हैं दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीज उत्तर वैदिक काल में छिन गई थी। महिलाओं को ना तो राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने दिया जाता था, ना महिलाओं को पढ़ने लिखने उपनयन संस्कार का अधिकार यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा उनको घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है कि जो उच्च कुल की औरतें होती थी वो प्रायः घर में ही रहती थी और निम्न कुल की जो स्त्रियां होती थी जिनमें शूद्र वर्गों को शामिल किया जाता था, उन स्त्रियों को घर के बाहर जाना पड़ता था क्योंकि उनकी मजबूरी होती थी, वो कृषक मजदूर के तौर पर काम करते थे। तो इस प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिलता है। स्त्रियों के अधिकार जो है वो छीनते दिखाई पड़ते हैं। हालांकि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी व्यवस्था यहाँ नहीं चलती थी, लेकिन स्त्रियों की स्वतंत्रता जो है वो कम हो गई थी। राजनीति में उनका इंटरफेयर जो होता था, उनकी सलाह मशवरा लिया जाता था, सभा समिति विधेयक में इनको शामिल किया जाता था, वो सब व्यवस्थाएं यहाँ बंद कर दी गई थी। तो हम उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति दोस्तों गिरते देखते हैं और जैसे स्त्रियों का हाल हुआ वैसा ही हाल शूद्रों का हुआ, क्योंकि इस समय में हम लोगों को जाति व्यवस्था देखने को मिली और थोड़े लेवल पर हम देखें तो छुआछूत का प्रारंभ भी दोस्तों होता दिखाई पड़ता है। शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। इनको धार्मिक कर्मकांडी व्यवस्थाओं में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया था, इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था और एक हीन दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया गया था। तो शूद्रों की स्थिति और स्त्रियों की स्थिति लगभग एक समान कर दी गई और उनकी स्थिति हमें दयनीय दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोनों के अधिकार जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में कम होते दिखाई पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था में हम लोगों ने चीजों को देखा कि क्या परिवर्तन आए थे।
अब सामाजिक व्यवस्था से जब आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक स्थिति आती है। दोस्तों राजनीतिक स्थिति की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब आप ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं तो इस समय तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि कबीलाई शासन व्यवस्था थी। अब कबीलाई शासन व्यवस्था अगर देखने को मिल रही थी तो वो व्यवस्था लंबे समय तक चली, लेकिन जैसे ही लौह युग प्रारंभ हुआ, लोहे की खोज हुई, कृषि व्यवस्था और आदि में क्रांतिकारी बदलाव आए, आय में वृद्धि हुई, उसके साथ साथ ताकत भी बढ़ती चली गई और कबीलाई व्यवस्था जो थी वो क्षेत्रीय राज्यों में बदल गई दोस्तों। और कबीले के जो प्रमुख हुआ करते थे वो इन राज्यों के प्रमुख बन बैठे। तो यहां से हम लोगों को बड़े बड़े क्षेत्र या राज्य का उद्भव देखने को मिलता है। और व्यवस्थित तौर पर जो राष्ट्र की अवधारणा है वो राष्ट्र की अवधारणा हमें इसी काल से देखने को मिलती है। कबीले के राजा एक क्षेत्रीय स्तर के राजा के तौर पर बड़े क्षेत्र पर राज करने लगे थे। यहां पर राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाने लगा। यह कहा जाने लगा, ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले इसका उल्लेख मिला कि राजा जो है वो ईश्वर का स्वरूप है, धरती पर ईश्वर के द्वारा भेजा गया है शासन करने के लिए। तो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत राजा का पद माना जाने लगा और राजतंत्र जो है वो सशक्त हुआ। हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई थी। राजतंत्र तो था परंतु उसमें गणतंत्र की व्यवस्थाएं मौजूद थी। बोलने का मतलब यह था कि ऋग्वेदिक काल में अगर हम देखें दोस्तों तो ऋग्वेदिक काल में राजा का पद जो था वो निर्वाचित होता था। इसका मतलब वहां की व्यवस्था अलग थी, डेमोक्रेटिक देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र सशक्त हुआ। यहां पर जो राजा का पद है, राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया। अब राज परिवार के लोगों ने राजा के पद को अपनी पैतृक संपत्ति मान लिया। ये हो जाता था कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ, उसी को राजा बनाया जाने लगा था। तो राजा के पद की वंशानुगत व्यवस्था जो है वो भी हम लोगों को उत्तर वैदिक काल से दिखाई पड़ती है। अब देखिए कि जब ये पता चल जाए कि आप पुनः राजा बनने वाले हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता और वास्तविकता जो है वो दोनों बदल जाती है। जहां हम लोगों को पहले राजा का पद निर्वाचित होते दिखाई पड़ता था तो वहां पर राजा की संप्रभुता और वहां पर राजा की निरंकुशता पर रोक लगी हुई थी। राजा अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं करता था। ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब राजा का पद वंशानुगत हो गया तो ये क्लियर हो गया था कि अगला राजा अपने परिवार से अपना बड़ा बेटा ही बनने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम लोगों को तानाशाही वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये तानाशाही वाली जो प्रवृत्ति शुरू हुई उसको हम बोल सकते हैं कि राजा के पद की संप्रभुता हो, या हम बोल सकते हैं कि राजा की निरंकुशता हो। इन दोनों में वृद्धि हुई है। राजा की संप्रभुता और राजा की निरंकुशता में वृद्धि हुई है। बोलने का मतलब यह है कि राजा अब किसी के अंकुश में रहना पसंद नहीं करता था। राजा अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय लेने की व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था। तो यहां कहीं ना कहीं राजतंत्र सशक्त हुए और निर्वाचित राजा की जगह पर वंशानुगत राजा की व्यवस्था प्रारंभ हो गई, जिसके चलते यहां पर लोगों के साथ अन्याय की व्यवस्था भी देखने को मिलती है एक प्रकार से। अब यहां पर अगर ये सिस्टम हम लोगों को देखने को मिला है तो राजा क्या करेगा? राजा अपने आप को और शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा और दूसरी तरफ ये कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और अगर यहां पर राजा साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास करेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि क्षेत्र विस्तार के लिए या साम्राज्य विस्तार के लिए यहां पर क्या होने लगे थे? युद्ध होने लगे थे। हमने जब ऋग्वेदिक काल को देखा था तो वहां पर युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था और गाय की चोरी जब हो जाती थी उसके बाद वहां पर थोड़ी बहुत लड़ाइयां वगैरह देखने को मिलती थी। तो गाय के लिए वहां पर सब चीजें होती थी। क्षेत्र विस्तार के लिए कभी भी हमने पहले युद्ध नहीं देखे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के बाद जो व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया, अलग प्रकार से लोहे के हथियार, तलवारें आदि बनाई जाने लगी, कहीं ना कहीं साम्राज्य को, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, जिसके चलते यहां राजा का पद वंशानुगत हुआ, तानाशाही प्रवृत्ति थोड़ी सी आई। उसके चलते राजा ने अपना साम्राज्य विस्तार शक्ति के बल पर करना शुरू किया। और अगर साम्राज्य विस्तार शक्ति के बल पर करना, युद्ध करना है, तो इसके लिए आप लोगों को एक स्थायी सेना की जरूरत पड़ सकती थी। तो स्थायी सेना रखने का प्रारंभ भी हमें उत्तर वैदिक काल से दिखाई पड़ता है। स्थायी सेना के साथ ही नौकरशाही की व्यवस्था भी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं जो राजा के लिए काम करते थे और उनको राजा अपने राजस्व में से सैलरी के तौर पर देता था। अगली स्लाइड में हम लोग उनके बारे में देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उच्च पदाधिकारी थे उन लोगों को रत्न कहा गया। क्या कहा गया? रत्न।
तो रत्न शब्द अगर एग्जाम में आ जाता तो उच्च पदाधिकारियों को कहा जाता था। कहां पर यह उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद में आपको यह उल्लेख मिलता है, विशेष तौर पर शतपथ ब्राह्मण में हम लोगों को पता चलता है कि 12 प्रकार के रत्न थे। 12 प्रकार के रत्न का मतलब था कि 12 प्रकार के उच्च पदाधिकारी देखने को मिले जो राजा की नौकरशाही का काम करते थे। अब यहां पर एक और चीज आप लोगों को समझना है, क्या कि आपके पास राजा के अधिकारी के तौर पर काम करने वाले लोग मिल गए, नौकरशाह, और राजा की व्यवस्था थी, उसके पास सेना भी हो गई, लोहे के हथियार वाली स्थायी सेना। लेकिन यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि अगर राजा का पद तानाशाही या संप्रभुता के तहत बढ़ा तो क्या कारण रहा उसके पीछे। तो ध्यान रखिएगा, हमें देखने को मिलती थी सभा समिति और विदथ जैसी संस्थाएं। ये संस्थाएं कहीं ना कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी, और इन संस्थाओं में जो उच्च लोग होते थे उनके पद भी वंशानुगत नहीं थे। मतलब इनमें जो लोगों को नियुक्त किया जाता था वो भी वंशानुगत नहीं था, वो भी चुनाव करके आते थे। तो ऐसे में ये संस्थाएं भी हम लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित संस्थाएं देखने को मिल रही थी, और इन्हीं संस्थाओं का नियंत्रण राजा के ऊपर हमें देखने को मिलता था। तो राजा तानाशाह नहीं होता था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि विदथ जैसी संस्था तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। विदथ आम लोगों की संस्था थी जो पूरी तरीके से खत्म हो गई, और सभा समिति का जो है दोस्तों महत्व यहां पर कम हो जाता है। ये वो सभा समिति है जिन्हें प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा जाता था। इनके मजबूती के कारण जो राजा को संप्रभु या निरंकुश होने से रोकती थी, राजा के चुनाव हो, अधिकारियों की नियुक्ति हो, इस सब के संबंध में ये काम करती थी। उन संस्थाओं का महत्व राजा का पद जैसे वंशानुगत हुआ तो कम हो गया, और अब ये केवल परामर्शदात्री संस्थाओं के तौर पर मौजूद रह गई। इनके डिसीजन को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था, क्योंकि इन दोनों का महत्व दोस्तों कम हो गया था। इसीलिए हम बोलते हैं कि राजा का पद संप्रभु और निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा था। यहां पर याद रखिएगा कि जब राजा का पद इस प्रकार से हुआ और राजा ने स्थायी सेना रखना शुरू की, नौकरशाही में कई सारे अधिकारियों को रखना शुरू किया, तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगी, नहीं देना पड़ेगी? भाई आसमान से टपक के तो पैसा नहीं आएगा ना, किसी सैलरी देंगे। अब उनको सैलरी कहां से देंगे? तो राजा ने कहा कि जो बलि मतलब क्या, अपनी इच्छा से प्रजा राजा को जो भेंट देती थी, जिसको हम बलि कहते थे या भोग कहते थे, वो इच्छा अनुसार चलता था ऋग्वैदिक काल में। उस बलि को उत्तर वैदिक काल में शुल्क या भाग के तौर पर राजा ने अपना वंशानुगत अधिकार बना लिया। राजा ने कहा कि अब आपको अनिवार्य रूप से बलि या शुल्क या भाग चुकाना ही पड़ेगा, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये टैक्स, यहां से सिस्टम शुरू हो गया। टैक्स से जो राजस्व का पैसा इकट्ठा होता था, वही पैसे से स्थायी सेना और नौकरशाही की सैलरी और शासन का खर्च चलता था दोस्तों। तो यहां पर हम लोगों को टैक्स सिस्टम भी देखने को मिलता है। अगली स्लाइड में जब हम 12 प्रकार के रत्नों की बात करेंगे तो वहां पर राजस्व संग्रहण करने वाले अधिकारी की भी चर्चा करेंगे। यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिली दोस्तों, राजसूय यज्ञ। जब राजा का राज्याभिषेक होता था, पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में जब राजा का पद वंशानुगत हुआ तो राजा ने अपने वंशानुगत पद में राज्याभिषेक ग्रहण की, राज्याभिषेक की जो प्रक्रिया है उसको भव्य बना दिया। वो अपने प्रताप को, अपनी शक्ति को अन्य दूसरे राजाओं के सामने शो करना चाहता था, दिखावा करना चाहता था, बल प्रदर्शन करना चाहता था। इसलिए राजसूय यज्ञ जैसी व्यवस्था करके फिर राज्याभिषेक की कार्रवाई होती थी, ताकि उसकी ख्याति जो थी वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए और दूसरे राजा सोचे कि यार ये कितना तगड़ा राजा है। तो राजसूय यज्ञ की प्रणाली भी हम लोगों को यहाँ देखने को मिली। कुल मिलाकर अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के बाद बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, और एक प्रकार से राजतंत्र को सशक्त करने वाली व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। अब यहां पर अगर हम लोग 12 रत्नों की बात करें दोस्तों, तो 12 रत्न जो थे उसमें सूत राजा का सारथी होता था, भागदूत कर संग्रह करता होता था, संग्रही कोषाध्यक्ष होता था, अक्षावाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, शता प्रतिहारी होता था, गोवी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान होता था, पालागल विदूषक होता था, महिषी मुख्य रानी को कहते थे, पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाला होता था। इसके अलावा राजकुमार जो होता था वो क्षेत्रीय जगह जो होते थे प्रांत, वहां का हेड होता था। ये जो है वो सिस्टम हमें देखने को मिला। यहां अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। न्याय के तौर पर जुर्माना लगाना हो, मृत्युदंड देना हो, अंग भंग कर देना हो, ये सब न्याय की व्यवस्था थी जो दंड राजा ही दे सकता था।
लेकिन चूंकि ये ब्राह्मणों के उत्कर्ष का, ब्राह्मणों के वर्चस्व का काल था, तो ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बलि टैक्स लेना अनिवार्य कर दिया था राजा ने, तो उपज का 1/16 भाग जो था वो यहाँ पर टैक्स के तौर पर लेना दिखाई पड़ता है। अब यहाँ एक और चीज आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल के भांति ही कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र जैसी इकाइयां हमें देखने को मिलती हैं। इनका अपने अपने क्षेत्रीय आधार पर प्रमुख भी था, कुल, ग्रामीणी, विश्वपति, जनस्य गोपा और राष्ट्र का राजा। और इनकी अपने अपने लेवल पर एक न्याय व्यवस्था भी थी जिस पर सर्वोच्चता प्राप्त थी राष्ट्र को, क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी और कुल सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों। तो शासन तंत्र को विभाजित तो उन्हीं आधार पर किया गया था, लेकिन नए तत्व जो जुड़ते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीति में, वो जुड़ते हैं स्थायी सेना का तत्व, वो जुड़ता है इसके साथ साथ राजस्व को अपना अधिकार बनाकर नियमित वसूल करने का तत्व। ये एक इंपॉर्टेंट तौर पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो नौकरशाही की व्यवस्था थी, वो भी नया तत्व हम लोगों को दिखाई पड़ता है उत्तर वैदिक काल की राजनीति में, जो ऋग्वैदिक काल में नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि राजा के पद में बदलाव, जहां से पूरा सिस्टम ही दोस्तों बदलता चला आता है। अब ये समझिए कि अगर हम लोगों को इतना बड़ा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को चलाना है, तो आर्थिक व्यवस्था भी कुछ ना कुछ देखनी पड़ेगी। जब हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम उत्तर वैदिक काल में चले जाएं, अगर उत्तर वैदिक काल में चले जाएं तो कृषि वापस मुख्य पेशा हो जाता है। जहां पर अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था दोस्तों, पशुपालन पर आधारित समाज था। वहां की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? पशुपालन। और पशुपालन के साथ कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया और इसके साथ पशुपालन हमें देखने को मिलता है और इसी के साथ हम लोगों को व्यापार भी देखने को मिलता है। व्यापार का स्वरूप वैसा ही था जैसे ऋग्वैदिक काल में था, पशुपालन का स्वरूप और उद्देश्य वैसे ही थे जैसे ऋग्वैदिक काल में था, और कृषि भी उसी प्रकार की थी जैसे कि ऋग्वैदिक काल में थी। हालांकि यहाँ पर व्यापार जो है वो अलग स्तर पर होने लगा, कृषि की स्थिति बहुत आगे बढ़ गई। तकनीकी रूप से देखें तो कृषि में लोहे के नए यंत्रों का प्रयोग होने लगा, हथियारों का प्रयोग होने लगा, जिसकी वजह से कृषि की जो उत्पादन है दोस्तों वो बढ़ गया, और उत्पादन बढ़ने के साथ ही जीवन स्तर में भी बदलाव आया, जिसका परिणाम राजतंत्र में भी व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। यजुर्वेद में दोस्तों लोहे को श्याम अयस कहा गया है और तांबे को कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जब आते हैं दोस्तों, तो जौ से, ऋग्वैदिक काल में जौ प्रमुख फसल थी, उत्तर वैदिक काल में धान जो है वो प्रमुख फसल के तौर पर स्थापित हो गई थी। अतरंजी खेड़ा एक जगह है जहां से हम लोगों को कृषि के लोहे के बोल सकते हैं कि यंत्र हथियार मिले हैं, ठीक है। और यहां पर हम देखें दोस्तों तो इंद्र जो है उसको कृषि का देवता कहा जाने लगा था। तो ये कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। बाकी यहां पर एक चीज और आप लोगों को समझना होगी दोस्तों, वो ये कि अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था में बात करें तो दोस्तों बहुत बड़ा अंतर तो हुआ ही था, लेकिन यहां पर इकोनॉमी की दृष्टि से कुछ और चीजें भी थी। जैसे कृषि के विस्तार के अलावा यहाँ शिल्पों की कुशलता हो गई थी, अलग अलग प्रकार के शिल्प जो थे वो यहाँ पर बड़े और वो कुशल हो गए थे, बेहतर तरीके की सामग्री जो है वो बनने लगी थी और उसका व्यापार होने लगा था, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। व्यापार तथा वाणिज्य में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, जीवन स्तर बढ़ा, जनसंख्या वृद्धि इसके कारण हमें देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। यहाँ 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन दिखाई पड़ते हैं, एक काला व लाल रंग का मिश्रित मृदभांड दोनों का मिला हुआ, काले रंग के मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर पेंटिंग किए हुए भूरे कलर के मिट्टी के बर्तन और लाल मिट्टी के बर्तन यहाँ हम लोगों को देखने को मिला है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ श्रेष्ठिन शब्द भी मिलता है दोस्तों। श्रेष्ठिन जो होता था वो श्रेणी का प्रमुख होता था, श्रेणी मतलब व्यापारियों का समूह, तो उनका जो प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठिन कहते थे। यहाँ पर निष्क, शतमान, रत्ती और मिलता है। ये निष्क, शतमान, रत्ती जो है दोस्तों ये माप की इकाई थी। और यह भी बोला गया है कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो गया था, मुद्रा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हो गया था, जिस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था में बदलाव आया। लेकिन सामान्य दैनिक लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का ही ये लोग प्रयोग करते थे। इसके अलावा हम लोगों को पता चला है कि आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, क्योंकि पश्चिम में और पूरब में
भारत में सागर की व्यवस्था स्थापित थी, ये हम लोगों को पौराणिक ग्रंथों में लिखा मिलता है। मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला जो सागर है, इसके उल्लेख भी हम लोगों को पुराने ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से आर्यों के व्यापार को बढ़ाने की स्थिति दर्शाते हैं दोस्तों। यहाँ पर निष्क शब्द जो आया है, इसका साधारण तात्पर्य लगाया गया है मोतियों के हार से या सोने के हार से दोस्तों। तो ये मुद्रा के तौर पर प्रयोग की जाने वाली व्यवस्थाएं थी जो उत्तर वैदिक काल में चलती थी। याद रखना है कि मुद्रा का भले ही प्रारंभ हो गया उत्तर वैदिक काल से, लेकिन उनका जो सामान्य लेन देन जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के आधार पर ही होता था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगली स्थिति दोस्तों, धार्मिक स्थिति। धार्मिक व्यवस्था में भी हम लोगों को आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले हैं। यहां पहली बार ऐसा था कि हम लोगों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अवधारणा हम लोगों को ज्यादा प्रचलित होती दिखाई पड़ती है। हालांकि यहां का समाज भी बहुदेववाद था, बहुदेववादी समाज था। इसके अलावा एकेश्वरवादी थे, ठीक है। और यहां पर प्रकृति पूजक लोग भी दिखते हैं, लेकिन हम लोगों को यहां ये दिखाई पड़ता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर व्यवस्था देखने को मिल रही है तो यहां पर देखिए इंद्र हो, अग्नि हो, ये जो देवता थे इनकी स्थिति बहुत गौण दिखाई पड़ती, निम्न हो जाती है। जहां ऋग्वेदिक काल में हम देखें, ऋग्वेद में लगभग इंद्र को लेकर और अग्नि को लेकर यहां पर बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। इंद्र के लिए लगभग 250 और अग्नि के लिए लगभग 200 बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। तो ऋग्वेदिक काल में इनके महत्व को दर्शाया गया, लेकिन यही देवता उत्तर वैदिक काल में कम महत्व के हो गए, इनका दौर गया और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा और देवियों की अवधारणा हम लोगों को देखने को मिलती है। यज्ञ और अनुष्ठान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, धन संपत्ति अर्जित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम करने लगे थे दोस्तों, जिसमें बहुत ज्यादा धन खर्च भी होने लगा और यहाँ पर पशु बलि भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। पशु बलि जब बहुत ज्यादा बढ़ी तो कृषि, पशुपालन हो या व्यापार के कामों में पशुओं की संख्या घटती चली गई। पशुओं की संख्या जब घटी दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि इससे संबंधित लोगों ने इसका विरोध करना शुरू हुआ और परिणाम तो हम लोगों को इसी के बाद धार्मिक आंदोलन के तहत जैन धर्म और बौद्ध धर्म की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो जो कहीं ना कहीं इसी समय की नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण देखने को मिली। यज्ञ अनुष्ठान जो बड़े दोस्तों, उनमें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ जैसे बहुत प्रचलित हुए थे। जहां अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़कर साम्राज्य विस्तार की व्यवस्था को दर्शाया गया, वहीं यहाँ पर राजसूय यज्ञ जो था वो देवी का एक प्रकार से ईश्वरीय भक्ति का या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हवन कुंड में यज्ञ किया जाता था। यहाँ पर अगर हम वाजपेयी यज्ञ की बात करें दोस्तों, तो ये शक्ति प्रदर्शन के लिए था, जिसके लिए रथ दौड़ आयोजित की जाती थी। और अग्निष्टोम यज्ञ की बात करें तो ये प्रजा की भलाई के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। कहा जाता था कि राजा और रानी दोनों 1 वर्ष तक जंगल में निवास करते थे राजकीय कार्यों को छोड़कर, और वहां पर सोमरस का पान करते थे। अग्निष्टोम यज्ञ होता था। तो ये 4 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था हम लोगों को यहाँ देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के धार्मिक व्यवस्था में दोस्तों बहुत ज्यादा बदलाव हम लोगों को देखने को मिले। कर्मकांडी व्यवस्था, यज्ञ जो हो, अनुष्ठान जो हो, वो सब बढ़ गए थे दोस्तों। और बहुदेववाद में देवता बदल गए थे। यहाँ पर इंद्र, अग्नि आदि देवताओं का महत्व जो है वो हमें कम होते दिखाई पड़ता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में हमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को अलग और ऋग्वेदिक काल को अलग करके पढ़ा जाता है दोस्तों। आप लोगों को इस लेक्चर में पता चल गया होगा कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार के अंतर हैं। अब उत्तर वैदिक काल को जब हम और देखते हैं दोस्तों, तो इस समय हम लोगों को वेदों की व्यवस्था हो, उपवेद की व्यवस्था हो, है ना। वेद कितने? 4, उपवेद कितने? 4, वेदांग कितने हो गए? 6। उपनिषदों की बात करें दोस्तों, यहां से उपनिषद भी देखने को मिले कितने? 108। इसके अलावा अरण्यक, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों पुराण कितने? 18 पुराण। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद देखें दोस्तों स्मृतियां, स्मृतियों की बात करें हम लोग तो यहां पर हम लोगों को ऋण की व्यवस्था देखने को मिलती है, आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है, संस्कार की व्यवस्था देखने को मिलती है, पुरुषार्थ की व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कर्म की अवधारणा हम लोगों को यहाँ देखने को मिलती है इसी समय, ठीक है। ये सभी चीजें हो, अरण्यक ग्रंथ से लेके सब जो है ये आर्यों के साहित्यिक विस्तार के तौर पर था।
इसको हम अभी तक क्या करते थे, उत्तर वैदिक काल के दौरान ही दोस्तों डिस्कशन किया जाता है इस पे। चूंकि अब ये पूरा के पूरा जो पोर्शन है आपका वो एमपीपीएससी का जो प्री का सिलेबस है उसकी यूनिट 1 में जो पहला ऑप्शन दिया गया उसमें दिया है पूरा। तो वहां पर चूंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए हम उत्तर वैदिक काल में इन टॉपिकों को यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं को हम डिस्कस कर चुके हैं और प्री के सिलेबस में यही कहा गया है कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं को बताना है। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा ये इतिहास में मॉड्यूल 2 भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की जो विशेषताएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था जो है, उसका तीसरा लेक्चर पूरा हुआ। पहले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, दूसरे लेक्चर में वैदिक सभ्यता को शुरू करके ऋग्वैदिक को देखा और आज तीसरे लेक्चर में इसमें हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों वो हमारा होगा धार्मिक आंदोलनों पर आधारित, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। कोशिश ये होगी कि जैन धर्म की अवधारणा और बौद्ध धर्म की अवधारणा को एक साथ एक लेक्चर में कर लें, लेकिन अगर लगता है तो हम जैन धर्म को अलग लेक्चर में और बौद्ध धर्म की व्यवस्था को अलग लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए दिन में, नई व्यवस्था को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।